Hello दोस्तों, welcome back to my channel Maruf Exam Crack. Hope you guys are been doing well. Your vacations are been going very well, as far my understanding, because it's already gonna be 25 days or maybe more than that you really got a long time for vacation, and I hope that inshallah that you guys have been enjoying your life very well and performing salah, listening to your parents, and a lot more other things. All right. Apart from that, उससे बाहर निकल के आज हम थोड़ा सा बात करेंगे। तो आज का जो चैप्टर है ये है ज्योग्राफी का। हमें पता है चैप्टर 2 एनवायरनमेंट एंड एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स। ठीक है, एनवायरनमेंट क्या है और एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा एमसीक्यू बेस्ड, बिकॉज एज फॉर माय अंडरस्टैंडिंग एमसीक्यू में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों को, क्योंकि एमसीक्यू में क्या है ना कि एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करना होता है। ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं हर समय आप देख सकते हो कि ये क्वेश्चन, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है और ऑप्शन नंबर बी जो है दोनों सिमिलर होता है। सिमिलर मतलब जैसे कि समझ लो कि यहाँ पे कह दिया डायनामिक, ठीक है, और यहाँ पे कह दिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ठीक है, अब डायनामिक और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में डिफरेंस क्या है? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायनामिक एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? बोथ द वर्ड्स आर सेम, लेकिन डायनामिक हम वर्ड को बोथ द मीनिंग ऑल्सो सेम। डायनामिक मतलब भिन्न तरीके से, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब कि कुछ स्पेशल। डायनामिक मीन्स ऑल्सो स्पेशल, समथिंग दैट लोग कहते हैं ना दैट मैन इज सो डायनामिक दैट ही कैन डू एनी काइंड ऑफ वर्क। So ऐसा ही extraordinary man, he is extraordinary man because he is capable of doing things that you can't do it. So these are the things, dynamic और meaning एक ही होता है। लेकिन dynamic word जो है वो specific किसी किसी जगह पे लगेगा, और extraordinary word जो है ये भी कहीं कहीं किसी किसी जगह पे लगेगा। ठीक है, जैसे कि लोग कहते हैं किसी की गाली किसी की भाषा, वैसे ही अब extraordinary हम जिस जगह पे लगाएंगे उस जगह पे हम dynamic यूज़ नहीं कर सकते, अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, मेरा नाम मारूफ है, ठीक है, तो नाम मेरा मारूफ ये भी कह सकते हैं ना, लेकिन मेरा नाम मारूफ है, इससे मैं क्या इंडिकेट कर रहा हूँ? मैं जो इंसान आपके सामने खड़ा हूँ उसका नाम है मारूफ, और मैं मारूफ हूँ। मैं अपने आप को कह रहा हूँ कि मैं मारूफ हूँ, मैं आपसे भी ये कह रहा हूँ मैं मारूफ हूँ। मैं किसी को कह रहा हूँ कि मैं मारूफ हूँ, वो मारूफ नहीं है, लेकिन दोनों का मीनिंग एक ही है। उस दोनों में हम अपना नाम ही बता रहे हैं, लेकिन इस्तेमाल अलग अलग जगह पे हो रहा है, समझ रहे हो ना? तो इसीलिए तो ऑप्शंस में यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि दोनों ही आंसर हमें सिमिलर लगता है, और हमें लगता है कि ये भी सही है ये भी सही है। बहरहाल दोनों में से कोई भी सही नहीं होता कभी कभी, और दोनों में से दोनों भी सही होते हैं। दोनों में से सिर्फ एक सही होता है, एक गलत होता है। तो ये आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेगा कि कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो यही है यूपीएससी का खेला भैया। अभी से हम आपको कोशिश कर रहे हैं थोड़ा बहुत आइडिया देने का यूपीएससी में किस तरीका का क्वेश्चन आता है। बहरहाल इंशाल्लाह आगे चल के जब आप जाओगे हकीकत के एग्ज़ाम में आपको पता चल जाएगा कि किस तरीका का एग्ज़ाम होता है। बहरहाल छोड़िए इस टॉपिक को। कुछ before starting something we must really make our oneself warmer for any kind of matches. So this is a warm up session, so let's start without further wasting any more time. So आज का जो डिस्कशन है वो की पॉइंट्स क्या क्या हम कवर करेंगे। मीनिंग ऑफ द एनवायरनमेंट एंड इट्स 4 स्फीयर्स, ठीक है, क्या एनवायरनमेंट क्या है और उसके 4 शाखाएं क्या है। एनवायरनमेंट एज ए डायनेमिक एवर चेंजिंग सिस्टम, एनवायरनमेंट क्या एक डायनेमिक सिस्टम है जो कभी चेंज हो सकता है, एवर चेंजिंग सिस्टम है, ठीक है। मीनिंग एंड ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ द एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है, मेजर एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स, पॉल्यूशन, डेजर्टिफिकेशन, ग्लोबल वार्मिंग, cause, consequences and control measure for each problem, ठीक है। real life Assam based example for better understanding। Assam based इसलिए because बहरहाल बाकी के जितने भी चैप्टर आएंगे उसमें हमें चाहे हिस्ट्री हो या फिर जियोग्राफी हो या फिर इकोनॉमिक्स हो, उनमें अब धीरे धीरे লাহে লাহে যেটো আমি ক'ব পাৰোঁ মানে অসমীয়াত মই কৈ আছোঁ আহি থাকিব, বুজিছে? সেইকাৰণে অকণমান অসমৰ এই এক্সাম্পলবিলাক আমি চেষ্টা কৰিম জনাৰ। সেইকাৰণে ইয়াত যিমানবিলাক এক্সাম্পল মই দিছোঁ মানে यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल मैंने दिया है they are all belonging to our state Assam। so hope you really like it। alright, so लास्ट में आखिर में हमें 10 क्वेश्चन मिलेंगे एमसीक्यू के, उसके बाद हम इस चैप्टर को रफा दफा करेंगे, ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन क्या है?
सबसे पहली बात है एनवायरनमेंट क्या है, हम सबको पता है। एनवायरनमेंट कई तरीके के होते हैं, ठीक है। एक है नेचुरल एनवायरनमेंट, एक है ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। सो हम लोग वी आर टॉकिंग अबाउट द नेचुरल एनवायरनमेंट दैट यू कैन सी बाय योर ओन आईज अराउंड यू। ऑलराइट, सो एनवायरनमेंट क्या है, जो आप आपके आसपास में देखते हो उसे हम एनवायरनमेंट कहते हैं। दैट बिकम वन ऑफ द मोस्ट टॉक्ड अबाउट देम इन द वर्ल्ड। एनवायरनमेंट जो है उसी की वजह से जो सबसे ज़्यादा टॉपिक आजकल के मौसम में चल रहा है वो एनवायरनमेंट के बारे में ही है। Although the world environment has existed that in our vocabulary for a long period of time, it has gained special importance only in the recent past. All right. Today, almost every academic, administrative, commercial, and political discussion touches upon environment issue in some way. Newspaper, television channels, and social media constantly highlighting topics like pollution, climate change, and natural disaster. Because of this growing concern, keeping the environment healthy and safe has become a common goal for everyone, and environmental education has been given an important place in school and college syllabus. All right. Syllabi. Now the thing is that कि एनवायरनमेंट इतना चर्चित में क्यों आ रहा है। आज से करीब अगर आप समझ लो 50 साल या 55 साल या फिर 100 साल पहले एनवायरनमेंट के बारे में लोग इतना चर्चा नहीं करते थे। बहरहाल इसका वजह यह है कि उस समय एनवायरनमेंट में ऐसा कुछ प्रॉब्लम उनको दिखता नहीं था जो अभी दिख रहा है। जैसे कि उस समय गर्मी के मौसम में गर्मी ही लगती थी, उतनी ही लगती थी जितनी लगनी चाहिए, अभी के जैसे नहीं। अभी भैया अप्रैल महीना, जून जुलाई तो छोड़ दो, फरवरी मार्च के आखिर से या फिर मिड से ऐसी गर्मी शुरू होती है जैसे कि ऐसा लगता है कि जून जुलाई अगस्त के महीना चल रहा हो। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मेक मी करेक्ट इन कमेंट सेक्शन। ऑलराइट, आपको ऐसा फील होता होगा, हम सबको होता है। तो इससे मालूम चलता है कि गर्मी जो ग्लोबल वार्मिंग है वो कितना बढ़ रहा है। इससे हमें पता चल जाएगा कि कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट में कुछ गड़बड़ी हो रही है, जिसके वजह से ये मौसम में प्रॉब्लम आ रहे हैं। इसी वजह से अभी के समय में सबसे ज़्यादा जो चर्चित मतलब कि सबसे ज़्यादा सीन में आने वाला जो टॉपिक है वो एनवायरनमेंट है। चाहे वो स्कूल में हो, ऑफिस में हो, वर्ल्ड वाइड हो, यूएन में हो, या फिर किसी देश में हो, कंट्री में हो, कहीं पे भी। मैं ओवरऑल वर्ल्ड के बारे में कह रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वहाँ पे भी एक ही चीज़ में चर्चा हो रहा है वो एनवायरनमेंट कैसे सेव किया जाए। इसीलिए नितिन गडकरी साहब E20 इथानॉल 20 ला रहे हैं, जो आपको पता है कितना मतलब कि सही है, वो तो लोगों को दिख रहा है। बहरहाल उससे वो हमारा टॉपिक नहीं है। दूसरा मतलब कि हाइब्रिड कार्स ला रहे हैं बाजार में, जैसे कि जिस समय हो गया फ्यूल एफिशिएंट, फ्यूल कम यूज़ हो, इलेक्ट्रिफाइड कार्स, इलेक्ट्रिफाइड बाइक्स, मोटर बाइक्स, सब कुछ आ रहे हैं। सो क्यों, इससे ये होता है कि पोल्यूशन जितना कमेगा उतना एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, ठीक है। तो यही है, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो रहा है, यही वजह है, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक अभी जो है वो किस चीज़ को लेके है, एनवायरनमेंट को लेके है। क्योंकि एनवायरनमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग सर्वाइव कर रहे हैं। अगर यही एनवायरनमेंट अगर कहीं ना कहीं खराब हो जाए तो आप और मैं इसमें जिंदा नहीं रह सकते। एम आई राइट और नॉट? Because environment is something where you live, where you take breathe, and environment is consisting of not only human beings but all the things that you see all around you. Alright, so समझ में आ गया क्या है environment और इसका प्रॉब्लमेटिक क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और ये क्यों चर्चा में है अभी बहरहाल न्यूज़ में हर जगह पे, क्यों लोगों को अवेयर किया जा रहा है एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, ठीक है। रियल लाइफ कनेक्शन, यू मे हैव नोटिस्ड दैट गुवाहाटी ऑफ्टन गेट्स न्यूज़ coverage for traffic related smoke, ठीक है, and dust, while rural Assam face recurring flood and erosion problem along the Brahmaputra. Both are environmental issue but of very different scale. This difference in scale is exactly what this chapter helps to understand. राइट, so यही है कि गुवाहाटी में आप लोग देख सकते हो ज़्यादातर न्यूज़ आते हैं। ये भी सही है कि हम लोग देखते हैं न्यूज़ में कि पोल्यूशन की वजह से ये हो रहा है, गर्मी बढ़ गई, गुवाहाटी में ये है। बिकॉज इट्स एन, यू कांट से इट्स एन मेट्रोपॉलिटन, बट इट इज़ अ नियर टू एन मेट्रोपॉलिटन सिटी, टू बी ऑनेस्ट, यू नो, totally not in metropolitan city still, but yeah, you can say it is now going to be a metropolitan city, and sooner or later you really gonna have, you know, metro trains out there, because I heard in news that it's really gonna be launched sooner. So that's the reason life, you know, real life, at the same time
अगर रूरल एरियाज ब्रह्मपुत्र वैली और या फिर बराक वैली जहाँ पे मैं रहता हूँ, वहाँ पे अगर आप देखोगे तो हर वक्त फ्लड्स, पानी, इरोशन, ज़मीन ढहना, ये सब होते रह रहे हैं बिकॉज ऑफ द एनवायरमेंट डिग्रेडेशन। और क्यों हो रहा है ये हम जानेंगे थोड़ी देर के बाद। अब एनवायरमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं, द मीनिंग ऑफ द एनवायरमेंट इन ए बोथ सेंस। In a broad sense, environment refers to all the conditions that surround an organisms or a community of an organism. It includes every element living and non-living that is necessary for the survival of that organisms or community. These elements are of two kinds, biotic and abiotic. Alright? अब एनवायरमेंट क्या है, जितने भी लिविंग्स नॉन लिविंग्स, जितने भी चीज़ें हम देखते हैं नहीं देखते हैं, हर चीज़, पहाड़ वहाड़ सब, पानी नदी, सब क्या है, इट्स एन पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। और ये कंसिस्ट क्या होता है, एनवायरमेंट इज कंसिस्टिंग ऑफ टू चीज, बायोटिक एंड एबायोटिक। बायोटिक क्या है, जो लिविंग है, जो जिंदा है, हम अपने आंखों से देख पा रहे हैं। और एबायोटिक क्या है, जिसे हम नहीं देख पा, मतलब कि मुर्दा है। बहरहाल जैसे कि पानी हो गया, हवा हो गया, सनलाइट हो गया, सब मुर्दे हैं ना। टेम्परेचर, मिनरल्स, ये है क्या, एबायोटिक, नॉन लिविंग। ठीक है, यहाँ पे दिया है एग्जाम्पल, आप लोग देख सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स सच एज लैंड, वाटर, एयर, सनलाइट, टेम्परेचर एंड मिनरल्स, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, बट दे आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट। बायोटिक क्या है, ऑल लिविंग थिंग्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म टू लार्ज मैमल्स इंक्लूडिंग द प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग। समझ में आ गया बायोटिक एंड एबायोटिक में। डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड, ऑलराइट। इसमें इतना डेप्थ में जाने का कुछ नहीं है, सिंपल है कि एनवायरमेंट क्या है, इसके प्रॉब्लम्स क्या है, इसके सॉल्यूशन क्या है, हमें बस इतना ही जानना है। यू आर नॉट गोना क्रैक एनी काइंड ऑफ यूपीएससी एग्जाम आफ्टर दिस, ऑलराइट, बिकॉज you are not preparing for that. If you're really going to prepare for that, I think it's more than that what we're just really reading right now. All right, so hope you really understand. So geographies describe environment as the outcome of close interaction among four major spheres of earth: the lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. All right, अब geographers describe environment को describe किया गया है 4 मेजर पार्ट्स में। जोग्राफर्स मतलब कि जो साइंटिस्ट जोग्राफर्स है, उन्होंने डिस्क्राइब किया है कि एनवायरनमेंट को हम 4 भाग में बांट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। जैसे कि पहला हो गया लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। ठीक है, द वेल नोन जोग्राफर पीटर हैगेट, याद रखना, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट नेम, ये आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा। इन्होंने दिया था, क्या नाम है उनका, Peter Haggett. All right, Peter Haggett described environment simply as a result of the interaction among land, water, air and life. ये हम भी आप जानते हैं कि environment क्या है, is a result। किस चीज का result है, interaction, एक दूसरे के साथ मिलता है। क्या है, land पानी के साथ मिलता है, पानी हवा के साथ मिलता है, और तीनों मिलके क्या बनाते हैं, life। समझ में आ गया, ये किसने कहा था, पीटर भाई साहब ने, पीटर हैगेट ने कहा था। अब जो है द 4 स्फीयर्स, मतलब कि 4 शाखाएं हैं एनवायरनमेंट की, ये हम जानेंगे क्या क्या है। ठीक है, अब उसमें सबसे पहले है लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर। क्या क्या कॉन्सिस्ट है, मैं इसको आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, क्योंकि ये देखिए मैंने इसको जगह नहीं है, इसलिए बहुत छोटा करके मुझे लिखना पड़ा है। ठीक है, इसीलिए फिर से हम जूम आउट करते हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर इज कंसिस्ट ऑफ, क्या क्या चीज है, लिथोस्फीयर का मतलब है L for lithosphere and L for land, all right, land where you live, all right, land। ठीक है, L for lithosphere and for land, land means जमीन, ये याद रखना दिमाग में। ठीक है, तो फट से मन याद आएगा क्या है। ठीक है, लैंड मास दिया है मैंने ऑलरेडी। तो इसमें ये कंसिस्ट किस किस चीज से है, रॉक्स, सॉइल, मिनरल, इंक्लूड्स माउंटेन्स, plateaus, plains, valley and coasts। ठीक है, तो दिस इज लिथोस्फीयर, हर चीज जो जमीन में पाई जाती है, और जमीन इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर। समझ में आ गया। तो करीब करीब कितना पोर्शन है जमीन, 29% ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद लिथोस्फीयर। समझ में आ गया, अप्रोक्सीमेटली मैंने कहा। देयर माइट बी अ लिटिल बिट ऑफ प्रॉब्लम, मे बी 30 हो सकता है या फिर 29 से कम हो सकता है, इसलिए मैंने कहा अप्रोक्स इतना हो सकता है। अप्रोक्स का मतलब ये होता है। हाइड्रोस्फीयर
वाटर मास. हाइड्रोस का मतलब क्या है? हाइड्रो हमेशा याद रखना पानी के बारे में ही बोल रहा है. तो हाइड्रोस्फीयर मीन्स ऑल द वाटर दैट यू सी अराउंड यू. इट्स कॉल्ड हाइड्रोस्फीयर. मीन्स oceans, seas, river, lake and other water bodies. नाला वाला जितना है सब कुछ. तो पानी कितने हिस्से को हमारे धरती को ढाके हुए हैं? It's around 71% of the earth surface. हम कहते हैं ना कि 3 में से तो 2 भाग पूरा पानी ही है और 1 भाग जो है वो जमीन है. ठीक है, तो याद रखना. एटमॉस्फेयर जो है ये इंटरेस्टिंग चीज है, बिकॉज एटमॉस्फेयर इज कंसिस्टिंग ऑफ गैसेस. ठीक है, एटमॉस्फेयर जो है ये एक गैस से बना हुआ सराउंडिंग है हमारे आसपास में, लेकिन इसी गैस की वजह से हम लोग यहाँ पे जी पा रहे हैं, ले पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, चल पा रहे हैं. वो कौन से गैसेस है जिसकी वजह से हम जी रहे हैं? इट्स ऑल अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑक्सीजन. ठीक है, अब लोग कहते हैं ना, इफ यू गो टू द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लूटो, sorry, Mars, then you can't survive out there. Why they included the word atmosphere of the Mars? Because they are talking about the natural habitat, means natural gases that you can find in the surface of the Mars planet. All right, so that's the thing that they're trying to tell you. All right, so यही चीज है कि जो मार्च का है, जो मंगल ग्रह है, उसका जो एटमॉस्फेयर है इस जहरीले गैसों से भरे हुए हैं, इसलिए आप सर्वाइव नहीं कर सकते हो. ठीक है, लेकिन धरती में क्या है? धरती का जो अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है इज कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, जिसमें है मेनली नाइट्रोजन कितना परसेंट है? 78%. ऑक्सीजन है 21% एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एंड वाटर इसमें भरे हैं. वाटर का मतलब वाटर वेपर्स. ठीक है, ये जो कोहरा होता है, ये जो देखना है वाटर मोलिकुल्स, आसमान में अगर आप जाओगे, ठीक है, आपको वाटर मोलिकुल्स मिलेंगे छोटे छोटे बूंदों में, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा. ये जो बादल है, they are also in water molecules but in a huge humongous way that we called as a cloud. समझ में आ गया? I hope you really understand. समझ में आ गया ना? अब जो है बायोस्फीयर के बारे में बात करते हैं. चलो, अब जो ये है एटमॉस्फेयर जो है कहाँ तक कितना से कितना होता है? ठीक है, extend up to 480 किलोमीटर from the earth's surface. up to 480 किलोमीटर from the earth's surface. मतलब कि अगर ये अर्थ है समझ लो. I think I should just really need to use another color for that. Sorry. Alright, so हम color को change करते हैं. Alright, so yeah, this one is quite better. So समझ लो ये अर्थ है. ठीक है, अब 480 किलोमीटर समझ लो ये लैंड है. यहाँ पे ज़मीन में ऐसे ही बना रहा हूँ. ठीक है, ये आसमान है. This is आसमान means sky. तो ज़मीन से लेकर करीब करीब कहाँ तक एटमॉस्फेयर हमें मिलता है? 480 किलोमीटर तक एटमॉस्फेयर होता है. उसके बाहर और एटमॉस्फेयर नहीं होता है. ठीक है, एटमॉस्फेयर वो स्पेस है. इससे अंदर कोई आना चाहेगा, then he will have the fire that will gonna erupt in front of any kind of object, whether it might be in rocket. अगर ये रॉकेट भी हुआ तो उसके आसपास में देखना जो मैग्नेटिक फोर्स है उसकी वजह से यहाँ पे आग लगना शुरू हो जाएगा और वो ऑटोमेटिकली अर्थ के एटमॉस्फेयर में दाखिल हो जाएगा. मतलब कि यहाँ तक बिफोर यू गो टू द स्पेस 480 किलोमीटर अप्रॉक्स एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेयर होता है जहाँ तक लोग जा सकते हैं. टू बी ऑनेस्ट, एंड बियॉन्ड दैट इफ समवन वेंट, I don't know, yes, a lot of people went to moon, so you can say that they also entered the moon's atmosphere. मंगल ग्रह भी लोग नहीं गए, but yeah, they are planning to go by lunar vehicle or something, I don't know. ठीक है, तो रियल लाइफ एग्जांपल. ठीक है, सॉरी, नेक्स्ट क्या है? बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर बड़ा आसान सा चीज है. द पार्ट ऑफ लैंड, वाटर एंड एयर वेयर लाइफ एक्चुअली एग्जिस्ट, एंड प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोब्स एंड ह्यूमंस. ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है? जहाँ पे हकीकत में जमीन, पानी और हवा एक साथ मिलते हैं और जहाँ पे जीवन का शुरुआत होता है, जैसे कि पौधा हो गया, जानवर हो गया, छोटे छोटे माइक्रोब्स, मतलब कि कण जिनको हम देख नहीं सकते, वो चीज़ें हो गए, और इंसान जो हमारे आसपास में रहते हैं. तो इन सबको मिला के बायोस्फीयर कहते हैं. मीन्स totally the things that you can see that create a life of an individual or the organisms in a surrounding, we can call it as a biosphere. Alright, समझ में आ गया? जहाँ पे लोग रहते हैं.
तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना है? A thin zone overlapping the other three spheres roughly a few meters below the Earth's surface to a few kilometers up in the lower atmosphere and the upper layer of ocean. ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि roughly a few meters below the Earth's surface, कुछ नीचे, मतलब कि जैसे कि ये अर्थ हो गया, फिर से मैं आपको दिखाता हूं, ये अर्थ हो गया। अब ठीक है, आप समझ लो ये जो हिस्सा है ये जमीन है, ये अंदर का हिस्सा जमीन, ठीक है, जमीन का अंदर है, और ये तो पूरा लिथोस्फीयर है, ठीक है। अब इस जमीन के अंदर में समझ लो हमको क्या दिखाना है, हाँ, कुछ जीव हैं जो इस जमीन के अंदर रहते हैं इतने किलोमीटर तक, समझ लो नीचे और कुछ नहीं, आग ही आग है, ठीक है। जैसे कि अर्थवर्म हो गया, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो गए जो इतना लेवल तक ही रहते हैं। तो इसे कहा जाता है एटमॉस्फेयर। कहाँ तक है? ए फ्यू मीटर बिलो द अर्थ सरफेस है, कुछ मीटर नीचे तक अर्थ सरफेस आपको एटमॉस्फेयर मिलेगा, और फ्यू किलोमीटर अप इन द लोअर एटमॉस्फेयर एंड द अपर लेयर ऑफ द ओशन। समझ में आ गया? और कुछ जमीन के ऊपर मीटर तक, यहाँ तक एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा, उससे ऊपर कोई इंसान, ऑक्सीजन है ही नहीं, कौन सर्वाइव करेगा? समझ लो ना। और समुद्र के अपर लेयर ऑफ ओशन तक एटमॉस्फेयर आपको मिलेगा। अब समंदर जो है, सी जो है, इसके बारे में भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा नॉलेज होना अच्छी बात होती है। समंदर जो होता है, ये समझ लो एक क्या है, अर्थ है। समंदर जो है, इसका डेप्थ जो है वो करीब करीब अभी तक जो हाईएस्ट है वो 11 किलोमीटर तक मापा गया, मतलब कि 11,000 फीट तक नीचे, मीटर तक नीचे इंसान अभी तक जा पाया, जिसको कहते हैं मेरीना ट्रेंच, जो कहाँ है? फिलीपींस में, ठीक है, पैसिफिक ओशन। तो उतना नीचे तक लोग जा पाए, और वहां पे भी लोगों को, साइंटिस्ट लोगों को बहुत सारे मतलब कि जीवाश्म मिले, और जीव भी मिले, बहुत सारे मछलियां, उनके प्रजाति मिले, लेकिन उससे आगे और कोई इंसान जा नहीं पाया अब तक। दिस इज द लास्ट। तो समझ लो कि समंदर कितना गहरा है। ये मरियाना ट्रेंच जो है, दैट्स एन लिमिट दैट ए पर्सन और द व्हीकल could go. A submarine, that is a robotic submarine that went up to that much of depth of the ocean, 11,000 meter, that is considered as 11 kilometer, but still there is a lot of thing beneath the ocean that still not discovered. समझ में आ रहा है? समंदर और भी ज्यादा गहरा है, कितना है कोई नहीं जानता, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत जानता है, लेकिन कोई जा नहीं पाया, और किसी का कुदरत नहीं है उतना तक जाने का। अगर जाएंगे भी इंशाल्लाह आगे देखा जाएगा, सुनेंगे हम न्यूज़ में ज़रूर, लेकिन अभी मैं बस इतना ही कह रहा हूँ। तो यही कह रहा है कि एटमॉस्फेयर सिर्फ इतना तक ही जीवित समुद्र के कुछ फुट नीचे तक ही मिलता है, उसके नीचे सिर्फ प्रेशर ही प्रेशर है, कोई भी चीज़ वहाँ पे जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन वहाँ के भी मखलूक़ात है जो अगर वहाँ से निकल कर यहाँ पे आ गए एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो वो भी मर जाएंगे। तो अल्लाह ने देखो किस तरीके से बनाया, एक एक लेवल के लिए एक एक जगह, एक एक जानवर के लिए एक एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर में कह रहा हूँ, बायोस्फीयर, ठीक है। होप यू रियली अंडरस्टैंड। तो बायोस्फीयर का मतलब यही है जहाँ पे पानी, हवा, जमीन एक साथ मिलते हैं और जिससे जीवन की शुरुआत होती है, उसे ही हम कहते हैं बायोस्फीयर। समझ में आ गया? आई होप यू रियली अंडरस्टैंड। अरे ऐसा लग रहा है कि मैं गाथा सुना रहा हूँ। गाथा समझते हो? Poetic, religioustic rhymes that people used to hear it every time, huh? 1 minute. All right, guys. अब यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया है, जो ब्रह्मपुत्र वैली है, the river and its water hydrosphere shape the fertile plain and soil lithosphere. The humid climate of the valley atmosphere support the dense forest, tea garden, and wildlife such as in Kaziranga National Park biosphere. None of these spheres work along. A change in the river flow immediately affects the soil, the crops, and the animal living there. समझ में आ गया? एग्जाम्पल बड़ा ही अच्छा है। इसमें कहा गया है कि देखो ब्रह्मपुत्र रिवर के आसपास में अगर
फ्लड नहीं हुआ, पानी नहीं ज़्यादा हुआ, तो क्या होगा, लैंड में मॉइस्चराइजर कम हो जाएगा, मॉइस्ट जो है वो कम हो जाएगा, जिसके वजह से वहाँ पे खेती बाड़ी कम होगी। देख रहे हो ना, अगर पानी बरसात नहीं हुई तो नदी का पानी का जो लेवल है वो अगर नहीं बढ़ा तो वहाँ का जो लैंड है वो सूखा रह जाएगा। तो पानी से क्या है, वो लैंड भीगेगा, उसमें क्या होगा, मॉइस्ट जो है वो फिर से दोबारा आएगा, उसमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, उसमें क्या होगा, हम बीज रोएंगे, उसके बाद हमें फसल मिलेगा। आप देख रहे हो ना किस तरीके से एक एक चीज से मिला हुआ है। अगर पानी ज्यादा हो गया तो लैंड क्या होगा, खराब भी हो सकता है। तो एवरीथिंग हैज टू बी इन क्वांटिटी, और ये सब कौन कर रहा है, अल्लाह, याद रखना। सो उसको याद रखो कि हमारे हाथ में कुछ नहीं भाई, हम सिर्फ पढ़ सकते हैं, हम पढ़ रहे हैं। सो नेक्स्ट जो है इंटरडिपेंडेंस ऑफ द फोर स्फीयर्स, मैंने पहले भी ये अभी डिस्कस कर लिया आप लोगों के साथ कि किस तरीके से एक दूसरे के ऊपर ये जो चार शाखाएं एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। फॉर एग्जांपल लैंड है, लैंड को फर्टिलाइज करने के लिए पानी चाहिए, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर चाहिए। पानी के लिए क्या चाहिए, बारिश चाहिए, और बारिश कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। और इन सब तीनों का जुड़ाव से हमें क्या मिलता है, लाइफ एग्जिस्ट होता है। ठीक है, मतलब कि बायोस्फीयर। समझ में आ गया। लैंड है, लैंड को उपजाऊ बनाने के लिए पानी की जरूरत है। पानी कहाँ से आता है, एटमॉस्फेयर से आता है। एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर के इलाका है, पूरा जहाँ के अंदर हम रहते हैं, जहाँ पे गैसेस हैं, ऑक्सीजन है, सब मिलके क्या बनाते हैं, एटमॉस्फेयर। तो उसी एटमॉस्फेयर के अंदर ही तो क्लाउड्स होते हैं ना, क्लाउड्स आते हैं, बारिश होता है। ठीक है, बारिश होने के बाद इस बारिश से क्या होता है, जमीन उपजाऊ होती है, वहां पे खाना बनता है, और उस खाने से हम क्या होते हैं, सस्टेन होते हैं, हम जिंदा रहते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। तो वो क्या है, बायोस्फीयर है। अब इनमें से एक चीज को हटा दो तो पूरा बायोस्फीयर का पूरा जो मतलब कि एनवायरमेंट है उसका जो क्या होगा, बेड़ा गढ़ हो जाएगा, मतलब कि पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर एटमॉस्फेयर को हटा दो कुछ भी नहीं रहेगा, पानी हटा दो लाइफ एग्जिस्ट नहीं करेगा, लैंड हटा दोगे तो पानी का क्या काम, इंसान कहाँ रहेगा। बायोस्फीयर नहीं है तो क्या है, इन सब का कोई काम नहीं है। तो यू कैन सी हाउ वन थिंग इज डिपेंडेंट ऑन अदर थिंग। होप यू रियली अंडरस्टैंड, समझ में आ गया। वेरी सिंपल गाइस, डोंट मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। मैं आप लोगों से बार बार यही कह रहा हूँ कि चैप्टर को हमेशा इजी सोचो, कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे you will be in big trouble, that no one can help you to just make you out from that situation. Hope you really understand, huh? Next क्या है, the environment is dynamic. Obviously environment जो है वो dynamic होता है। The environment is never static. It keeps changing across both space and time because of geographical location, distance from the equator, the passage of time, human activity, ठीक है, लोकल वेरिएशन विद इन ए रीजन। समझ में आ गया। अब एनवायरमेंट जो है वो डायनेमिक है, किस तरीके से है, ज्योग्राफिकल लोकेशन। ठीक है, ए रिवर वैली कैन नॉट हैव द सेम एनवायरमेंट एज अ डेजर्ट, ज्योग्राफिकल लोकेशन। अब असम का जो वेदर है वो दिल्ली से मिलता है क्या, कभी नहीं, कभी नहीं मिल सकता, बिकॉज ऑफ द ज्योग्राफिकल लोकेशन। समझ में आ गया क्या। यहाँ पे बड़ा सुंदर एग्जाम्पल मैंने दिया है, यहाँ पे ए रिवर वैली कैन नॉट हैव द सेम एनवायरमेंट एज अ डेजर्ट। राजस्थान का जैसा क्या एक रिवर वैली हो सकता है, अरे भाई वहां पे पानी ही नहीं है, सूखापन है, कुछ नहीं मिलता। लेकिन रिवर वैली में हर कुछ सामान है, लेकिन यहाँ पे ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वहाँ पे ह्यूमिडिटी कम होगा, ड्राइनेस है। तो ज्योग्राफिकल लोकेशन के हिसाब से एनवायरमेंट में चेंजेस होते हैं। आप राजस्थान में जाओगे, राजस्थान के एनवायरमेंट से आप परिचित होगे। चेन्नई में जाओगे, चेन्नई के एनवायरमेंट से आप परिचित होगे। सो दिस इज द डिफरेंट थिंग दैट यू शुड नो इट। असम में हो, असम का एनवायरमेंट आपको मिल रहा है। ठीक है, दूसरा जो एनवायरमेंट को डायनेमिक बनाता है वो डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। एनवायरमेंट डिफर्स बिटवीन ट्रॉपिकल, टेम्परेट एंड पोलर रीजन। ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। अब इक्वेटर क्या है, समझ लो ये अर्थ है। अरे भैया ये गोला हम ठीक से बना नहीं पाए, आई एम सॉरी। ठीक है, दिस इज इट द अर्थ। ठीक है, ये जो बीच का लाइन है इसे कहते हैं इक्वेटर। ठीक है, इसके ऊपर जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, समझ में आ गया। तो बीच का जो लाइन है ये इक्वेटोरियल लाइन है। तो डिस्टेंस फ्रॉम डिफर्स बिटवीन ट्रॉपिक, एनवायरमेंट डिफर्स फ्रॉम ट्रॉपिक, टेम्परेचर एंड पोलर रीजन। अब जो भी कंट्रीज है जो इक्वेटर में
होगा, उनका टेम्परेचर जो है, उनका एनवायरनमेंट जो है वो टोटली चेंज होगा, ज्यादा गर्मी वाला एनवायरनमेंट होगा। जो पोलर रीजन की ओर होगा, मतलब कि ऊपर में होगा, जितने भी कंट्रीज ऊपर में देखना, देख पोलर के हो, मतलब कि पोलर पोलर रीजन में है, ये ठंडी इलाके हैं, यहाँ पे ठंड होता है 12 महीना, गर्मी नहीं होता। वैसे ही जो नीचे में है साउदर्न मोस्ट में, वहां पे भी क्या होता है, ठंड होता है, कोल्ड होता है। जो यहाँ पे होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, इन जगहों पे क्या होता है, मीडियम होता है, मीडियम होता है। सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ होता है, इक्वेटर में। इक्वेटर के कंट्री जितने भी हैं, जैसे कि हो गया कॉन्गो, अफ्रीका, ठीक है, सोमालिया, ठीक है, ये सब इक्वेटर में पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब जगह बहुत ज्यादा गर्मी वाले जगह होते हैं, सहारा, ठीक है, ये सब गर्मी वाले जगह है। इंडिया के कुछ पार्ट पड़ते हैं इक्वेटर में, लेकिन पूरा इंडिया नहीं होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये वेरीज करता है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, आप इक्वेटर से कितने दूर हो, कितने पास हो, पोलर के कितने पास हो, कितने करीब हो, ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट आपका कैसा होगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट है द पैसेज ऑफ टाइम, द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। द एनवायरनमेंट ऑफ 100 years ago इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम टुडे। जैसे कि मैंने कहा था, तीसरा जो फैक्टर जो डायनेमिक बनाता है एनवायरनमेंट को, वो टाइम के साथ। आज से 100 साल पहले एनवायरनमेंट कुछ और तरीके का था, अभी कुछ और तरीका है। क्योंकि पहले गाड़ी गुड़ी इतना ज़्यादा नहीं था, पोल्यूशन नहीं था, सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अभी गाड़ी भी है, इंडस्ट्री भी है, पोल्यूशन भी हो रहा है। सो इस वजह से क्या एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहा है। तो एनवायरनमेंट जो है उस तरीके से ढलना शुरू हो चुका है। तीसरा जो है जो डायनेमिक बनाता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है। पोल्यूशन, ग्रोथ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल चेंज ब्रिंग रैपिड ऑल्टरेशन। ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो भी एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। और पोल्यूशन, ग्रोथ, ठीक है, जितना ज़्यादा इंडस्ट्री उतना ज़्यादा पोल्यूशन, जितना ज़्यादा अर्बनाइजेशन उतना ज़्यादा शहरीकरण, ट्रांसपोर्ट जितना बढ़ेगा उतना डेवलपमेंट में कमी होगी एनवायरनमेंट के मद्देनजर से, ठीक है। डेवलपमेंट तो सही है, डेवलपमेंट करने के लिए पेड़ को कटना पड़ेगा, ठीक है। इंडस्ट्री बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ेगा। काटने के वजह से क्या होगा, डिफोरेस्टेशन होगा, उससे क्या होगा, एनवायरनमेंट में चेंजेस होगा। तो ही ये ह्यूमन एक्टिविटी का कारण। लोकल वेरिएशन विद इन ए रीजन, लोकल वेरिएशन विद इन ए रीजन, क्या एग्जांपल, विलेज नेक्स्ट टू ए फास्ट ग्रोइंग सिटी में फेस ए वेरी डिफरेंट एनवायरनमेंट फ्रॉम द सिटी इटसेल्फ। अब देखना, जैसे कि हम किसी टाउन में रहते हैं, उसका एनवायरनमेंट कैसा होता है, उसमें ज़्यादा गर्मी लगती है। लेकिन बहरहाल अगर आप गांव बस्तियों में जाओगे, आपको उतना गर्मी और शहर का जैसा नॉइस पॉल्यूशन, इतना तकलीफ, इतना गर्मी, इतना मतलब कि असुविधा आपको फील नहीं आएगा, क्योंकि उसका एनवायरनमेंट टोटली अलग है सिटी के एनवायरनमेंट से। समझ में आ गया। सो इन वजह से एनवायरनमेंट क्या है, इट्स एन डायनेमिक, क्या है, डायनेमिक है। समझ में आ गया किस वजह से। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है भाई, तो खुद पढ़ लेना एग्जाम्पल एक दफ़ा, समझ में आ जाएगा। अब एनवायरनमेंट के प्रॉब्लम्स क्या है, एनवायरनमेंट के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। जैसे कि पहले ही है रैपिड पॉल्यूशन, रैपिड पॉपुलेशन, सॉरी, जनसंख्या बढ़ना, ग्रोथ, ठीक है, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिफोरेस्टेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड श्रिंकिंग ऑफ वेटलैंड हैव डिस्टर्ब्ड दिस बैलेंस। वेटलैंड का मतलब दलदलिया इलाका, जैसे कि कहते हैं हम बिल, बिल कहते हैं ना, बिलोत गोई मोय मास मारिसु, हे बिल, बिल, बिल जिसे कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया मतलब कि वेटलैंड क्या है, ठीक है। द डिस्ट्रीब्यूशन द रिजल्ट्स सच एज द पॉल्यूशन, desertification, global warming, melting of ice, rising sea level, artificial floods and landslide are the together called environmental problems. समझ में आ गया environmental problems क्या है, tsunami, वनामी, natural, human disaster, everything, pollution, everything, global warming is totally, these are the things that are just creating the problem in the environment. Alright, समझ में आ गया। पता है जब मैं सायरामी में वो दे रहा था इंटरव्यू, मतलब कि डेमो क्लास बच्चों को, तो यही टॉपिक था, मैं उनको बता रहा था, टू बी ऑनेस्ट। सो आई रिमेंबर दोस थिंग्स अगेन बैक इन माय हेड, सो आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू गाइस। तो इन एडिशन टू दिस ह्यूमन मेड प्रॉब्लम्स, natural hazards such as earthquake, volcanic eruptions and storms also affect the environment, though they are not created by human beings. So these are the natural disasters that have been happening. जैसे कि earthquake जो होता है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो अल्लाह जाने, ठीक है, अल्लाह का हुक्म से होता है। सुनामी कब आएगा वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को पता है, ठीक है। इरप्शंस, वोल्केनिक इरप्शन, ठीक है,
ज्वालामुखी कब फटेगा ये भी अल्लाह ही जानता है। कोई भी चीज़ हम नहीं जानते क्या होने वाला है। लेकिन अगर तुम खुद से एक बाइक चलाते हो और तुम्हें उस बाइक में कुछ गड़बड़ी महसूस होती है, उसका धुआं अगर निकलता है काला और आपने उसमें कुछ केरोसिन डाला है, तो आपको पता है गड़बड़ी कहाँ है। गड़बड़ी आपने की है, बाइक का कोई गड़बड़ नहीं है। आपने जानबूझ के की। आपको किसने कहा था कि केरोसिन डालने के लिए टंकी में? तो प्रॉब्लम कहाँ हुआ आप जानते हो। लेकिन उसी वक्त आप गाड़ी चला रहे हो, अचानक से क्या हुआ, धरती फट गई, अर्थक्वेक आ गया। ये आपने नहीं किया। इट इज नॉट इन योर हैंड। अल्लाह नोज इट व्हेन इट हैज टू बी गेट हैपन, हाउ इट्स गेट टू बी हैपन। सो इसी को कहते हैं नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन मेड डिजास्टर। आप कंसिस्टेंटली एक इंडस्ट्री बना रहे हो, इंडस्ट्री है आपके पास, और उसमें आप कंसिस्टेंटली केमिकल प्रोड्यूस बना रहे हो, और उसमें से जो धुआं निकल रहा है वो एनवायरमेंट में जा रहा है। आपको पता है ये आप कर रहे हो प्रॉब्लम। एनवायरमेंट को तकलीफ कौन दे रहा है? ये आप दे रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट केयरिंग अबाउट। आपको लकड़ी का आपका फैक्ट्री है, आप कंटिन्यूअस पेड़ काटते जा रहे हो, ये आपके खुद के नफा के लिए कर रहे हो। लेकिन एनवायरमेंट को प्रॉब्लम कौन दे रहा है? समझ में आ गया? तो एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स ये है, ठीक है। नेक्स्ट जो है ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ एनवायरमेंट प्रॉब्लम। डिवाइड करते हैं हम एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स को। लोकल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है, जो कि हमारे आसपास में हम देखते हैं। रीजनल प्रॉब्लम हो गया, जो पूरे स्टेट में है, पूरे देश में है, ठीक है। और ग्लोबल स्पेरिकल प्रॉब्लम, पूरे वर्ल्ड में जो प्रॉब्लम है उसे कहते हैं ग्लोबल। अब मीनिंग क्या है? लोकल प्रॉब्लम जो है अफेक्ट ओनली स्मॉल स्पेसिफिक एरियाज। जैसे कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में हो व जिस स्टेट में हो उसी में सिर्फ ये प्रॉब्लम है। जैसे कि कुछ सीमेंट फैक्ट्री है जो ज़्यादातर असम में है, वो कार्बी आंगलोंग के पहाड़ में, जैसे कि ट्वेंगसांग, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, उस जगह का नाम क्या था मैं भूल गया, सॉरी मुझे आई जस्ट रियली गॉट मिस्टेकली साइड द रॉन्ग थिंग। कार्बी आंगलोंग नहीं, डिमा हासाओ, ठीक है। डिमा हासाओ इज ऑल्सो कंसिडर्ड स्विट्जरलैंड ऑफ असम, सो वहाँ पे उमरांगशु एक जगह है जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा विजिट करते हैं। वहाँ पे अगर जाओगे, इट्स सो ब्यूटीफुल प्लेस टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ सीमेंट इंडस्ट्री जो है, फैक्ट्रीज वहाँ पे बनना शुरू हो चुके हैं। कुछ प्राइवेट कंपनीज हैं जो देश के सबसे बड़े लोगों में से हैं, अमीर लोगों में से, मैं नाम नहीं लूँगा। तो वो लोग बना रहे हैं और वो लोग एनवायरनमेंट को ख़राब कर रहे हैं। लेकिन अभी अगर आप जाओगे वहाँ पे पोल्यूशन होना शुरू हो चुका है बिकॉज ऑफ द सीमेंट फैक्ट्री। तो ये क्या है? ये लोकल प्रॉब्लम है। ये असम के अंदर ही है और उमरांगशु डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ऐसा है। डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। लेकिन ये दूसरे जगह पे नहीं है, पूरे देश में नहीं है। लेकिन रीजनल प्रॉब्लम जो है, इट इज टोटली इन ऑल ओवर द कंट्री। नेशनल, जैसे कि इसका एग्जांपल हो गया नेशनल एनुअल फ्लड इन ब्रह्मपुत्र एंड बराक वैली ऑफ असम। ये पूरा रीजन का प्रॉब्लम है, ठीक है। ऑल ओवर स्टेट और ऑल ओवर कंट्री में यही प्रॉब्लम होगा। जैसे कि मैं आपको कैसे समझाऊं इस चीज़ को, समझ लो कि अर्थक्वेक आया है, ठीक है। लेकिन अर्थक्वेक आया है, ये है इंडिया, ठीक है, ये हमारा मैप है, ठीक है। अर्थक्वेक आया है, समझ लो यहाँ पे उड़ीसा के आसपास में, लेकिन ये टोटल 8.6 मैग्नीट्यूड का था। इसका जो झटका है ये हमें वेस्ट बंगाल, असम, सिक्किम, अरुणाचल, हर जगह पे हमको महसूस हुआ इस भूमि। लेकिन आया यहाँ पे है शॉक वेव्स, ठीक है। लेकिन महसूस हुआ इस पूरे रीजन में, पूरे नॉर्थ ईस्ट रीजन में महसूस हुआ। तो इसे कहते हैं रीजनल प्रॉब्लम। पूरे रीजन के लिए ये प्रॉब्लम है, समझ रहे हो ना? जैसे कि एनुअली फ्लड आता है ब्रह्मपुत्र में, जो सिर्फ ब्रह्मपुत्र पूरे गुवाहाटी से लेकर जोरहाट से लेकर जितने भी इलाके ब्रह्मपुत्र के आसपास में हर किसी को डुबा लेता है। बराक वैली में जब फ्लड आता है तो पूरे बराक वैली ही खत्म हो जाता है पानी के अंदर, इतना ज्यादा फ्लड होता है। तो अभी जो फ्लड का मौसम चल रहा है आप लोग देख सकते हो। और ग्लोबल स्प्रेड प्रॉब्लम जो है पूरे वर्ल्ड वाइड में अफेक्ट्स द होल प्लैनेट विद नो फिक्स बाउंड्री। इसका कोई बाउंड्री नहीं होता पूरे देश में। आप जैसे कि इसका एग्जाम्पल है ओजोन लेयर डिप्लीशन, ठीक है, डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लेशन का मतलब क्या है कि ओजोन लेयर जो होता है ये एक अर्थ है, हमारा अर्थ है, यहाँ पे लेयर्स होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर्स, जैसे आपका स्किन हो गया, तो इसे कहते हैं ओजोन लेयर। ये क्या करता है कि जो अननेसेसरी यूवी रेज होता है इसे रोक लेता है यहीं पे, और यहाँ पे हमें रिफाइंड रेज जो सन रेज है वो हमें मिलता है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीशन होना शुरू हो गया तो सूर्य का जो किरण है वो डायरेक्ट विदाउट
इनफिल्ट्रेशन हम तक पहुंचेगा और जिससे लोग जी नहीं पाएंगे, गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, स्किन डिजीज होना शुरू हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये एक प्रोटेक्टिव लेयर है ओजोन लेयर। बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग पॉल्यूशन ये ओजोन लेयर में डिप्लीटेशन मतलब कि छेद होने शुरू हो चुके हैं। समझ में आ गया? शॉर्टकट, लेकिन अच्छी तरीके से आपको समझ में आना चाहिए। बस समझ में आ गया? होप यू रियली अंडरस्टैंड। तो ये ग्लोबल प्रॉब्लम है। समझ में आ गया? डिप्लीटेशन ऑफ ओजोन लेयर्स, मेल्टिंग ऑफ पोलर रीजन ऑफ आइस, पोलर रीजन आइस मतलब कि अब जितना ज्यादा गर्मी बढ़ेगा, अब ये अर्थ है समझ लो, ठीक है, ये है पोलर रीजन, ठीक है, पी, और ये है साउदर्न रीजन। यहाँ पे क्या है? सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है। अगर सूर्य का, अगर ओजोन लेयर कमजोर होना शुरू हो गया तो डायरेक्ट गिरने पड़ेंगे कहाँ पे? बर्फ पे, और बर्फ गलना शुरू हो जाएगा जिससे पानी का लेवल बढ़ जाएगा, लोगों को रहने में तकलीफ होगा। लोग जो जो छोटे छोटे आइलैंड है, जो आइलैंड देश है, अंडमान एंड निकोबार हो गया, ठीक है, लक्षद्वीप हो गया, ये सब क्या होगा? डूब जाएंगे, मर्ज हो जाएंगे पानी के नीचे, तो बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन। समझ में आ गया? मेजर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स ऑफ द वर्ल्ड में क्या क्या मेजर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। सबसे पहले पोल्यूशन या वाटर, लैंड एंड सॉइल, और हर तरीके का पोल्यूशन हमें मिलता है। डेजर्टिफिकेशन, डेजर्टिफिकेशन मतलब क्या है? हम जानते हैं कि डेजर्टिफाइड हो रहा है, ना कि बिकॉज ऑफ द डिफोरेस्टेशन that we have been doing consistently to make constructive work like roadways, railways, airways and different kind of industries. दूसरा है लैंडस्लाइड एंड सॉइल इरोशन, जिसे हम कहते हैं लैंडस्लाइड हो गया, ठीक है, भूस्खलन जिसे हम कहते हैं हिंदी में, और जिसे हम कहते हैं धस होमिया में हमें की कहूँ धस नामी को इससे, ठीक है। तीसरा जो है ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग हर जगह पे है, ठीक है। आर्टिफिशियल फ्लड्स बिकॉज ऑफ द डैम्स दैट आर बीइंग कंसिस्टेंटली मेकिंग वर्ल्ड वाइड, राइजिंग सी लेवल बिकॉज ऑफ द, पहले जो कहा पोलर रीजन पे ज़्यादा गर्मी होने की वजह से जो आइस है ये पिघलना शुरू होता है और सी लेवल जो है ऑटोमेटिक बढ़ रहा है, क्योंकि पानी बढ़ रहा है ना भाई, आइस पिघल रहा है, पानी बढ़ रहा है, ठीक है। तो पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच हार्मफुल सब्सटेंस कंटेमिनेटेड द एनवायरनमेंट मेकिंग इट अनफेयर, अनसेफ or unhealthy for living organisms. Substances that cause pollutions are called pollutant. For example, dust, smoke, ash, sulfur dioxide, carbon monoxide, plastics and chemical wastes. ठीक है। So pollution क्या है? वही चीज जो environment को क्षतिग्रस्त कर रहा है। किस किस चीजों से? डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, प्लास्टिक एंड केमिकल वेस्ट, जो कहाँ से मिलता है? इंडस्ट्री से हमें मिलता है, ठीक है। अब क्या पता है? एयर पोल्यूशन। What is air pollution? एयर पोल्यूशन कुछ नहीं बल्कि यह है कि फिक्स द बैलेंस ऑफ द गैसेस नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन एक्सेट्रा। अगर ज्यादा इंडस्ट्री होगा तो इनमें से क्या होगा? जैसे कि 21% ऑक्सीजन है, ठीक है, नाइट्रोजन 73 समथिंग परसेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ज्यादा पोल्यूशन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा क्या होगा? बढ़ जाएगा, इट विल इंक्रीज। तो इससे क्या होगा? बाकी गैसेस पे प्रॉब्लम होगा। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गया, ऑक्सीजन कम हो गया, तो लोग जिंदा कैसे रहेंगे? समझ में आ गया? तो ये है एयर पोल्यूशन का मेन फैक्ट। समझ में आ गया? केमिकल आर एडेड इन एक्सेस फॉर द नेचुरल सोर्सेस लाइक वोल्केनिक इरप्शन। अब नेचुरल तरीके से कैसे हो सकता है प्रॉब्लम, ये हमें पता होना चाहिए। अब ये इफेक्ट दोनों तरीके से भी हो सकता है, नेचुरली भी और अननेचुरली भी, ह्यूमन मेड जैसे कि इंडस्ट्री हो गया तो उससे एयर पोल्यूशन होता रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता रहेगा, लोग जी नहीं पाएंगे, ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। वैसे ही नेचुरल कॉजेस में क्या है कि हाँ, वोल्केनिक इरप्शन, फट से ज्वालामुखी फट गया, ये तुम्हारे हाथ में नहीं है टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। अब वोल्केनिक इरप्शन से क्या होगा? ज्यादा एशेस। वोल्केनिक इरप्शन का मतलब समझ में आता है ना, दिस इज द वोल्केनो, ठीक है। यहाँ से जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो लावास जो है वो नीचे गिरते हैं, ठीक है, लावास जो है वो नीचे गिरते हैं। तो गिरने के बाद क्या होता है? जो धुआं होता है, ये ऐश जो होता है, ये पूरी तरीके से आसमान में से फैल जाते हैं और यहाँ से जो एशेस का बारिश होना शुरू होता है, कभी कभी इसे कहते हैं हम सल्फ्यूरिक रेन ऑल्सो, ठीक है। तो ऐसा होता है क्योंकि ये ऐश का धुआं जो है पूरी तरीके से एनवायरनमेंट में फैल जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो सकता है। तो ये नेचुरल कॉज है, इसमें आप और हम कुछ नहीं कर सकते। But the thing is that we can aware of that way and we can pray to Allah subhanahu wa ta'ala to just make us safe from such kind of natural calamities to be happened. Alright, so these are the things.
अब दूसरा जो रियल एग्जाम्पल है यहाँ पे दिया है, ठीक है, आप लोग पढ़ सकते हैं एग्जाम्पल, आप लोग बड़े हो चुके हो, आप लोग खुद भी जानते हो एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, ठीक है। दूसरा जो है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का मतलब यही है कि पानी है, ठीक है, ये वाटर है, दिस इज द वाटर, ठीक है। अब वाटर में इंडस्ट्री है, समझ लो ये बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है, ये इंडस्ट्रीज है, और यहाँ से समझ लो ये पाइप्स है, ठीक है, दिस आर द पाइप्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट होता है ये सब कहाँ पे गिरता है, एवरीथिंग इज कम आउट इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट इन द रिवर एंड द सीज। तो उसमें क्या होगा, तो पानी क्या हो, पोल्यूटेड होगा, और यही पानी हम क्या करते हैं, सप्लाई के थ्रू हमारे घर तक आता है, तो हमें क्या पानी मिलेगा, कंटेमिनेटेड वाटर। उससे क्या होगा, आप बीमार होगे और आप हॉस्पिटलाइज हो जाओगे। समझ में आ गया वाटर पोल्यूशन क्या है। तो इसको रोकने का तरीका क्या है कि इंडस्ट्री को बोलो कि डायरेक्टली अपने जो वेस्ट है उसको नदियों में, समंदर में ना फेंके, बल्कि उनके वेस्ट को क्या करे, रिसाइकल करके वेस्ट को, उसका कंसंट्रेशन को कम करके नदी में भेज दे, जैसे कि डाइल्यूट हो जाए पानी के साथ। समझ में आ गया। ये काम कौन करता है, जापान कर रहा है। जापान क्या करता है कि जो उसका जो इंडस्ट्री है, उसका जो पोल्यूटेड थिंग्स है, उनको क्या करते हैं वो लोग, रिफाइन करते हैं, फिर से रिफाइन करके उस वेस्ट वाटर को वो लोग नदी और समंदर में छोड़ते हैं। जो नदी और समंदर का पानी उसे खुद का खुद डाइल्यूट कर देता है, और उससे ना नदी के पानी को नुकसान, ना लोगों का नुकसान, ना किसी का नुकसान। समझ में आ गया। तो ये कर सकते हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसा हो, हम आशा करते हैं जल्दी होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड रियल डेवलपमेंट। एंड लैंड एंड सॉइल पॉल्यूशन क्या है, हम सबको पता है। लैंड पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन सॉइल लूजेस इट्स नेचुरल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ड्यू टू मिक्स विद द केमिकल फर्टिलाइजर। ठीक है, सॉरी ये कुछ ज्यादा ही गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो क्या है, लैंड पॉल्यूशन ऑकर्स व्हेन सॉइल लूजेस इट्स नेचुरल फर्टिलिटी एंड क्वालिटी ड्यू टू मिक्सिंग विद केमिकल fertilizers, pesticides, industrial waste, plastics, and radioactive substance, excessive use of chemical fertilizers and pesticides in farming, unscientific mining, and dumping of the urban industrial waste on open land are the main causes. समझ में आ गया। अब लैंड पोल्यूशन का मतलब यही है कि लैंड में जब लोग खेती बाड़ी करते हैं तो उसमें पेस्टिसाइड लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो पेस्टिसाइड से क्या होता है, ये एक पीस ऑफ लैंड है, ठीक है, यहाँ पे खेती बाड़ी करते हैं लोग, ठीक है, खेती बाड़ी कर रहे हैं। सी आई एम ए गुड आर्टिस्ट टू बी ऑनेस्ट, बट मैं यहाँ पे आप लोगों को जल्दी से समझाने के लिए कि ये चैप्टर सिर्फ 30 मिनट का होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को डेप्थ में चाहिए, इसीलिए समझाने के लिए मैं इस चैप्टर को लॉन्ग कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको भी मजा आ जाए। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, क्रॉप्स है। अब इसमें क्या कहते हैं, लोग केमिकल फर्टिलाइजर यूज करते हैं। जब क्रॉप्स वो लोग काट के हार्वेस्ट कर लेते हैं, तो ये लैंड जो है बिकॉज ऑफ द केमिकल डिफर्टिलाइज्ड हो जाता है फिर से, और ये लैंड फिर से उपजाऊ नहीं रहता, दोबारा आप इसमें कुछ कर नहीं सकते। तो लोग इसीलिए क्या करते हैं, फिर शिफ्टिंग कल्टिवेशन, इस लैंड, ये लैंड बर्बाद हो गया, दूसरे लैंड पे गए, दूसरा लैंड भी उन्होंने बर्बाद कर दिया। अब ये रिकवरी के लिए इसको चाहिए, समझ लो 4 साल या 5 साल या फिर 3 साल, समझ लो कम से कम 3 साल तो चाहिए। तो उस 3 साल के लिए ये लोग वेट नहीं करेंगे, इसमें और कुछ करेंगे ये लोग। इस जैसे कि इसमें राइस का हुआ, आप देख रहे हैं राइस नहीं हो रहा है, लेकिन दूसरा कुछ और उगा दिया, तो उसमें वो कर दिया, तो इसमें फिर से वो लोग क्या करेंगे, केमिकल यूज करेंगे, फिर से ये लैंड बर्बाद हो जाएगा। तो रिकवरी का टाइम भी नहीं देते, शिफ्टिंग कल्टिवेशन, ऐसा करके दूसरी जगह को बर्बाद करेंगे ऐसा। तो ये केमिकल क्या करता है, लैंड को डिफर्टिलाइज करना शुरू करता है। और दूसरा जो है इंडस्ट्रियल वेस्ट, मैंने जैसे कि कहा था, फिर से इंडस्ट्रियल वेस्ट, कुछ कुछ चीज़ें नदियों में जाते हैं, कुछ कुछ ज़मीनों में गिरते हैं, ठीक है। तो ज़मीन क्या करता है, उसको डिग्रेड कर नहीं पाता, और ज़मीन का फर्टिलाइजेशन जो है वो कम हो जाता है। तीसरा जो है प्लास्टिक पोल्यूशन, इसको भी आप लग सकते हो। प्लास्टिक लोग ज़मीन पे फेंकते हैं, जो प्लास्टिक जो होता है वो डिग्रेडेट नहीं होता, ठीक है, डिसइंटीग्रेट नहीं होता, जिसकी वजह से लैंड जो है डिफर्टिलाइज हो जाता है। और भिन्न तरीके के बहुत सारे चीज़ें इसमें होते हैं जो हमें ख्याल रखना पड़ेगा। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, यू कैन गो थ्रू इट, रीड इट बाय योरसेल्फ। तीसरा जो है इंपॉर्टेंट, ये है एसिड रेन। एसिड रेन क्या है, जब सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम द फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स कंबाइन विद मॉइस्चर in the atmosphere, they form a dilute acid that fall acid rain. Acid rain damages forest, kill aquatic life in lake and river, and
corrodes building and monuments. It is a major problem in industrialized region of Western Europe and Northern America. एसिड रेन क्या है? जब लोग धुआं ज़्यादा छोड़ते हैं आसमान में, जैसे कि इंडस्ट्री हो गया, छोटे फैक्ट्रीज हो गए, कार हो गए, ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, इनमें से जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो होता है रिलीज होता है, वो जाके एटमॉस्फेयर में मिल जाते हैं, उससे डाइल्यूट होते हैं, फिर उससे क्या होता है, एसिड रेन होता है, ठीक है, तेजाब का बारिश। इससे क्या होता है आप देखना, ताजमहल को हर साल में एक बार उसका ठीक से वॉश किया जाता है, बिकॉज ऑफ उसमें इरोशन, मतलब कि उसमें क्या है, कोरोशन आना, मतलब कि जंग लगना शुरू हो जाता है, उसका जो संगमरमर का पत्थर है, बिकॉज ऑफ द एसिड रेन उसमें क्या, उसमें दाग लगने शुरू हो जाते हैं। तो एसिड रेन से क्या होता है, जो मॉन्यूमेंट्स है, लेक्स है, रिवर्स है, उनमें प्रॉब्लम होता है, उनमें जो एक्वेटिक लाइफ है वो बर्बाद होना शुरू होते हैं, उसमें जानवर मरते हैं। फिर आपका कोई मॉन्यूमेंट है, ताजमहल जैसे मैंने बोला, उसको प्रॉब्लम होता है, उसका जो संगमरमर का पत्थर है, व्हाइट मार्बल, उसमें क्या होता है, उसमें इरोशन होना शुरू हो जाता है, वो मतलब कि वो कोरोड होना, मतलब कि खिसना शुरू हो जाता है, काला पड़ना शुरू हो जाता है। तो उसको सफाई के लिए हर साल देखना सरकार लोग भेजते हैं उसको सफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा होता है, कहाँ पे, वेस्टर्न यूरोप एंड नॉर्दर्न अमेरिका में। हमारे इंडिया में भी है, दिल्ली में भी होता है, ठीक है, मैंने देखा है एसिड रेन दिल्ली में भी होता है, बिकॉज ऑफ द हैवी पॉल्यूशन दैट वी कैन सी आउट देयर, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है, बी, डेजर्टिफिकेशन। डेजर्टिफिकेशन क्या है? ए डेजर्ट इज ए रीजन वेयर evaporation is much higher than rainfall, making the climate extremely dry and vegetation scarce. Desert cover about one-fifth of the world's land area. There are two types of desert. ठीक है, tropical hot desert such as the Thar Desert of India and cold desert found in the polar and the higher altitude region. ठीक है, समझ में आ गया। डेजर्ट क्या है? डेजर्ट वो जगह है जहाँ पे जो है इवापोरेशन ज़्यादा होता है, ठीक है, और बारिश कम होता है, ठीक है, बिकॉज ऑफ उससे क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो एक्सट्रीमली ड्राई होता है और वेजिटेशन उसमें, मतलब कि फल फसल बहुत ज़्यादा कम होता है। हमारे इस पूरे वर्ल्ड में कितना प्रतिशत, 1/5 ऑफ द वर्ल्ड लैंड एरिया जो है वो डेजर्टिफाइड है। उसमें से 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट मिलता है, एक होता है ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, जो हमारे राजस्थान थार डेजर्ट को हम कह सकते हैं, सहारा को भी कह सकते हैं, एंड कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट मतलब है जैसे कि मंगोलिया में हमें मिलता है, पोलर एल्टीट्यूड रीजन। मंगोलिया जो है, इट इज, यू कैन से, ए काइंड ऑफ कोल्ड डेजर्ट, ठंडा है लेकिन डेजर्ट है, ड्राई है, उसमें कुछ चीजें उगते नहीं है, ठीक है, जो कि हमें कहाँ मिलते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन्स में मिलते हैं, ठीक है। तो डेजर्ट 2 टाइप का हो गया, एक हो गया कोल्ड डेजर्ट, एक हो गया हॉट डेजर्ट, एक हो गया ट्रॉपिकल हॉट डेजर्ट, ठीक है, समझ में आ गया। अब डेजर्टिफिकेशन इज द प्रोसेस बाय व्हिच द फर्टाइल प्रोडक्टिव लैंड ग्रेजुअली टर्न इनटू डेजर्ट लाइक कंडीशन, ठीक है, यूजुअली बिकॉज ऑफ डेजर्ट कंडीशन स्प्रेड इनटू द सराउंडिंग सेमी एरिड एरिया एट द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन Nairobi in 1977. Desertification was defined as a process that reduces or destroys the biological potential of land, ultimately turning it into a desert-like areas. ये important है। कौन यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? 1977 में, जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन के बारे में कहा गया था। कहाँ पे हुआ था? नायरोबी, याद रखना। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुआ था जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन के बारे में हमें मालूमात चलता है, वह है नायरोबी इन 1977 में हुआ था, याद रखना। दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट डेट, ये आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। जहाँ पे डेजर्टिफिकेशन का मतलब आपको समझ में आ गया कि जो एरिया ज़्यादा सूख जाता है बिकॉज ऑफ द डिफरेंट काइंड ऑफ नेचुरल कॉजेस और मैन मेड कॉजेस, उस एरिया को हम कहते हैं डेजर्टिफाइड एरिया। जैसे कि एग्जाम्पल, उदाहरण मैंने पहले भी दिया था, ज़्यादा पेड़ काटोगे तो वो एरिया ऑटोमेटिकली सूखना शुरू हो जाएगा और वो डेजर्टिफाइड होना शुरू हो जाएगा, उसमें और कोई उपजाऊ चीज़ें नहीं उगेंगे, वो टोटली डेजर्ट बन जाएगा। समझ में आ गया? कॉज ऑफ डेजर्टिफिकेशन क्या है? जैसे कि पहला है नेचुरल कॉज, ह्यूमन कॉज, prolonged drought and rising temperature due to global warming which dries out soil and vegetation further. समझ में आ गया?
नेचुरल कॉज ये है कि ज़्यादा अगर टेम्परेचर हुआ तो पानी सूख जाएगा पूरी तरीके से, ज़मीन के अंदर भी ज़मीन के बाहर भी, जिससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग, बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग होगा, गर्मी बढ़ेगा, उससे क्या होगा कि वो ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगा, उसका जो सारे मतलब कि घनत्वपूर्ण तत्व है उसके अंदर, मतलब कि जो सही चीज़ें हैं जिससे कि मतलब कि फ्लोरा एंड फोना जिससे उगते हैं, वो चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, नरिशमेंट जो है टोटली उस लैंड का ख़त्म हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन ख़त्म हो जाएगा सूखने के वजह से, और क्या होगा, वो टोटली इलाका क्या होगा, डेजर्टिफाइड होगा। ह्यूमन कॉज हमें पता है, overgrazing by livestock, large-scale deforestation and exhaustions of the agriculture, fragile semi-arid land worsened by growing population pressure। ठीक है, समझ में आ गया कि लोग ज़्यादा पेड़ काटते हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं, लार्ज स्केल ऑफ डिफोरेस्टेशन हो रहा है, ओवरग्रेजिंग लाइफ स्टॉक, मतलब कि लाइफ स्टॉक को जंगल में छोड़ दिया जा रहा है खाने के लिए, ग्रेजिंग, घास खाओ, घास खाते खाते इतने खा गए कि भाई और उगना ही छूट गया। ठीक है, तो ये लापरवाही किसके वजह से हो रहा है, हमारे वजह से। तो यू मस्ट बी मेक अ बैलेंस बिटवीन योर वर्क एंड द नेचर्स वर्क। होप यू रियली अंडरस्टैंड। ठीक है, consequently and control, about 35% of the world land is currently affected by the desertification। कितना परसेंट, ये important है कि 35% हमारे वर्ल्ड में जो लैंड्स है वो currently affected by desertification है, and nearly 100 countries face drought related problems as a result। कितने countries, 100 countries से भी ज़्यादा, मैंने 100 ऐसे ही दिया है, लेकिन more than 100 countries है जो सूखापन से गुजर रहे हैं। इट कैन बी कंट्रोल शो एफोरेस्टेशन, इसका सॉल्यूशन क्या है, एफोरेस्टेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, पानी को जमाओ, मतलब कि बारिश के पानी को जमाओ, चेकिंग सॉइल इरोशन, एक्सटेंडिंग irrigation canal system into semi-arid area, and reducing overgrazing, since desertification is closely linked with global warming। international corruption नहीं, cooperation, कभी कभी गलती से भी सही वर्ड निकल जाता है, is essential to control it effectively। ठीक है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन, अभी यही एनवायरनमेंट के ऊपर में ही ज़्यादातर यूएन में मीटिंग्स होते हैं कि किस तरीके से डेजर्टिफिकेशन को रोका जाए। ठीक है, मतलब कि उसके बाद रामसर साइट्स हैं जो कि दलदलिया इलाका है, उनको कैसे बचाया जाए, मतलब कि जो बील्स हैं, बड़े बड़े लेक्स हो गए, उनको कैसे बचाया जाए, प्रिजर्व किया जाए, जैसे कि डेजर्टिफिकेशन ना हो। दिस इज द थिंग्स दैट इज गोइंग ऑन नाउअडेज इन होल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, जब जान में पड़ती है तो लोग सब कुछ सोचना शुरू करते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, बस ग्लोबल वार्मिंग एक छोटा सा चीज़ है जो आपको जानना ज़रूरी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट डायरेक्टली मैं समझा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही इफेक्ट को ही हम ग्लोबल वार्मिंग करते हैं। ठीक है, ये समझ लो एक घर है, ठीक है, दिस इज ए होम, समझ लो, इसमें कोई वेंटिलेशन हमने दिया नहीं, देयर इज नो वेंटिलेशन, नथिंग, ऑलराइट। सो क्या है ये, और ये ट्रांसपेरेंट है, ग्लास से बना हुआ है। ठीक है, ऐसे ऐसे मैं बना के दिखा रहा हूँ, ग्लास से बना हुआ है ये घर, मतलब ये ज़्यादा समझने के लिए अच्छा है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ टोटली ग्लास। ठीक है, और जो ये दिस इज सन, ये सन है, सॉरी मेरा सन भी लाल है। ठीक है, सन है, तो ये सन के रेज है, ये कहाँ पे गिरे, इस ग्लास के घर में गिर रहे हैं, घर ही समझ लो, लेकिन कोई वेंटिलेशन नहीं है। ठीक है, पूरा बंद है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, तो ये सन के रेज कहाँ पे आ रहे हैं, इसके घर के अंदर आ रहे हैं, तो इसे क्या हो रहा है, घर गर्म हो रहा है। समझ रहे हो कितना गर्म हो रहा है, आई डोंट नो। जब ये सन रात को ढल जाता है, जब ये मून निकलता है, फिर जब ये मून निकलता है नाइट को, ठीक है, तो ये गर्मी जो है इसी रूम के अंदर ट्रैप रहता है, समझ रहे हो, बिकॉज ऑफ नो वेंटिलेशन, कोई वेंटिलेशन नहीं है। और ये क्या होता है, टोटली हम लोग बंगाली में कहते हैं फाफ, मतलब कि इतना ज़्यादा गैस होते हैं इसके अंदर कि कोई भी इंसान इसके अंदर कुक्ड हो जाएगा। लेकिन बाहर ठंड है, मून निकला ना, बाहर ठंड है, वेदर सही है। इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रो ऑक्साइड। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रो ऑक्साइड, वाटर वेपर। ठीक है, इन सब वजह से हो रहा है। अब जितना ज़्यादा आप इंडस्ट्री जो है जितना ज़्यादा पोल्यूशन करेगा हवा में, उतना ज़्यादा ये क्या होगा, ऐसे ही ढाल बनता रहेगा, ट्रैप्ड होता रहेगा गैसेस इसके अंदर। अब जो मैंने ओजोन लेयर किया है, ठीक है, तो इससे क्या होगा कि
ये हमारा ग्लोब हो गया, समझ लो दिस इज आवर ग्लोब, ये अर्थ है, ठीक है। और जितना ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, जितना ज्यादा पोल्यूशन होगा, उससे क्या होगा, छत बनना शुरू हो जाएगा, एक अननेसेसरी छत। और इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग। जब सूरज का रोशनी यहाँ पे गिरेगा, आ तो जाएगा आराम से, लेकिन रात को बाहर नहीं निकल पाएगा, ट्रैप्ड हो जाएगा बिकॉज ऑफ द पोल्यूशन, जो कि बाहर एज ए छत जैसा बना रहे। और ये किस चीज का छत है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सब चीजों का ये बना हुआ है, पोल्यूटेड गैसेस का। और लोग इसमें क्या होगा, गर्मी ज्यादा लगेगा लोगों को, समझ में आ गया, गर्मी ज्यादा लगेगा। लोग कहते हैं ना, भाई साहब रात हो गई फिर भी इतनी ज्यादा गर्मी, सुबह से ज्यादा गर्मी लग रही है, बिकॉज ऑफ दिस ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है, समझ में आ गया। यू कैन गो थ्रू दिस, यू कैन रीड इट बाय योरसेल्फ, यू कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज रिटन आउट देयर। मैंने आपको सही और सरल शब्द में आपको समझा दिया है, समझ में आ गया, वेरी गुड दोस्तों। किस तरीके से, जो लोग ज्यादा however human activities such as burning fossil fuel, coal, petrol, diesel in industry and vehicles and other large scale deforestation, ठीक है, इससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा बढ़ेगा। इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द गैसेस, इससे क्या होगा, गैसेस का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। एज अ रिजल्ट मोर हीट get trapped than before, causing the overall temperature of the earth surface and the atmosphere to rise, ठीक है, क्या क्या और भी ज्यादा ट्रैप्ड कर देगा अर्थ के अंदर, सरफेस के अंदर बाहर नहीं निकल पाएगा, और गर्मी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड along has increased by, देखो क्या कहा, abnormal rise in the temperature is called global warming। abnormal rise, फट से अगर टेम्परेचर बढ़ जाए, abnormal जैसे कि अभी 3 डिग्री का है, फट से अगर 2 डिग्री और बढ़ गया, टोटल क्या हुआ 5 डिग्री, 23 डिग्री सेल्सियस था, अब 2 डिग्री बढ़ गया फट से, 1 महीने के अंदर समझ लो, या फिर 2 महीने 6 महीने के अंदर फट से, किसी को पता नहीं, तो 23 से 2 बढ़ गया तो 25 डिग्री सेल्सियस हो गया। ये जो 2 डिग्री का बढ़ गया फट से विदाउट वार्निंग, इसे कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, समझ में आ गया। और ये क्यों होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। और ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ट्रैपिंग ऑफ द gases inside the earth that never get passes out from the earth because of the carbon dioxide that surround the surface, or carbon monoxide, or any kind of unnecessary unwanted gases, समझ में आ गया। along has increased by the, क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड along has increased by the 30% over the last 150 years and is considered the single most significant contributor। देखा, कार्बन डाइऑक्साइड 30% 150 साल के अंदर बढ़ चुकी है हमारे एनवायरनमेंट में। Consequences क्या है ग्लोबल वार्मिंग के, rise in the average surface temperature already above 0.76 degree Celsius above pre-industrial level, already 0.76 degree Celsius बढ़ चुके हैं। इसका consequences है, जो नुकसान है, melting of the polar ice cap and glacier, मैंने क्या कहा था, polar ice जो है ज्यादा गर्मी होगा तो polar ice पिघलना शुरू होगा, sea level बढ़ जाएगा, rise sea level ऑटोमेटिकली कहाँ है, polar ice अगर वो होगा sea level बढ़ेगा, और जितने भी छोटे छोटे आइलैंड है वो डूबना शुरू हो जाएंगे समुद्र के अंदर। चेंज इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्लांट एनिमल एंड डिक्लाइन इन द क्रॉप यील्ड्स, ठीक है, जानवर मर जाएंगे बिकॉज गर्मी बढ़ेगा तो क्रॉप्स नहीं उगेंगे, जानवर खाएंगे क्या, इंसान खाएंगे क्या, सब मरे जाएंगे, ठीक है, भूखे मरेंगे। एक्सपांशन ऑफ डेजर्टिफिकेशन इन ड्राई रीजन, एक्सपांड, अभी तो डेजर्टिफिकेशन इतना है, अगर गर्मी और ज्यादा बढ़ गई तो डेजर्टिफिकेशन और भी ज्यादा बढ़ जाएगी, यहाँ के भी पेड़ सूख के मर जाएंगे, समझ रहे हो ना। सो दिस आर द कॉन्सिक्वेंसेस। मेजर कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, रिड्यूस रीयूज एंड रिसाइकल टू कट डाउन द वेस्ट एंड एनर्जी यूजेस, रीयूज रिसाइकल करो, शिफ्ट टुवर्ड्स द रिन्यूएबल नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस सच एज सोलर, विंड एंड बायोमास एनर्जी, ठीक है, मतलब कि क्या करें, रिन्यूएबल सोर्सेस एनर्जी यूज करो, अवॉइड अननेसेसरी डिफोरेस्टेशन, पेड़ को कटना छोड़ो, करो भी तो एफोरेस्टेशन शुरू करो उसके साथ, रिड्यूस यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल ये सब यूज करना छोड़ दो, ठीक है, उसके बदला और कुछ सोचो, ठीक है, ईवी इलेक्ट्रिक कार्स ये सब, हाइड्रो पावर इंजिन्स, सॉरी हाइड्रो पावर व्हीकल्स ये सब सोचो, लिमिट द यूज ऑफ गैजेट्स एंड इंडस्ट्रियल दैट रिलीज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, this is the very important thing, which is the most polluted gas in the world, you know, it is called chlorofluorocarbon, CFCS, दिमाग में याद रख देना, this is the most important pollutant that we must know it before we do this chapter। chlorofluorocarbon क्या है, chlorofluorocarbon, CFC, it is the biggest industrial release pollutant that really affects the world right now, or globe। Alright, hope you really understand। तो ये क्विक रिवीजन है मेरे भाइयों, मेन कॉजेस एयर पोल्यूशन का, वाटर पोल्यूशन का, लैंड पोल्यूशन का, डिफोरेस्टेशन का, ग्लोबल वार्मिंग, यू कैन गो थ्रू इट, यू कैन चेक इट बाय योरसेल्फ क्या लिखा है,
वन कंट्रोल मेजर किस तरीके से हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, क्विक रिवीजन आप लोग कर सकते हो। इससे शॉर्ट बट मेमोरी के लिए, मेमोराइज के लिए सबसे परफेक्ट है। ठीक है, शॉर्ट नोट्स है, एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर अभी खत्म होता है। और दिस आर द MCQs। अगर आपको ये PDF चाहिए कमेंट में करो, मैं आपको ये PDF दे दूंगा। ठीक है, प्रैक्टिस 10 क्वेश्चंस। ठीक है, ये है MCQs। इसमें आप पोस्ट कर करके देखो MCQs। ठीक है, आप इसके आंसर आराम से दे पाओगे। आई नो दीज आर वेरी इजी MCQs, देयर इज नो टफनेस बिकॉज ये असर्शन और रीजन नहीं है। तो you can just pause it, you can check it, you can give the answer in the description, and I am hoping the best from you guys. Alright, so इसी के साथ हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। Hope you really like this chapter. Do subscribe, do share with your friends, and please do comment. I would like it to read it. Alright, see you and have a nice day in another video. See you in another video. Bye bye. Have a nice day. Assalamu alaikum.